हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम यूपी पीएससी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एग्जाम हमारा 5 दिसंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। उसी का हम जनरल हिस्ट्रीज का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ आपको बाकी के सारे ऑप्शंस के बारे में भी बताएंगे और की कॉन्सेप्ट्स में आप इससे रिवाइज कर सकते हो, है ना। और वैसे भी आप सब जानते हो यूपीपीएससी में कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बेसिकली 7-8 क्वेश्चंस तो रिपीट ही हो जाते हैं, कह सकते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली भी जो ऑप्शंस हमारे बचते हैं उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। The second most important source after fossil fuels contributing to Indian energy need is जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सोलर एनर्जी। Consider the following events and arrange these in chronological order. Development of sugar industry by Indians, starting of first jute mill in Rishra, production of steel in India for the first time, starting of first textile mill in Bombay. तो सबसे पहले हमारा कौन सा चीज़ हुआ था? स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे। कब हुआ था ये? बॉम्बे में पहली टेक्सटाइल मिल 1854 में लगी थी, 1854 में। उसके बाद में हमारा पहली जूट मिल स्थापित हुई थी रिश्रा में। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन रिश्रा इन 1855। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था टिस्को के द्वारा 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा पहली बार स्टील का प्रोडक्शन हुआ था भारत में 1907 में। उसके बाद ये डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज बाय इंडियंस, ये सब 1930s के टाइम में हुआ था बेसिकली। तो आप इसे क्रोनोलॉजिकली आपको इसे अरेंज करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अच्छा, पहली शुगर मिल हमारे भारत में कहाँ पे लगी थी? तो पहली शुगर मिल देश की हमारे उत्तर प्रदेश में लगी थी, उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर देवरिया जिले में 1903 में। ये चीज़ भी आप नोट करना। 1903 में इंडिया की पहली शुगर मिल स्टार्ट हुई थी यूपी में। Which of the following is not correctly matched? अर्ली medieval cities of उत्तर प्रदेश और उनका प्रेजेंट स्टेटस, मतलब प्रेजेंट नाम क्या उनका और पहले उनका क्या नाम था, उससे आपको मैच करना है। कोयल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज, जेजाक भुत्ती, कौशाम्बी। तो नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, नोट करना, ये गलत कौन सा है ये बताना है। तो कोयल अलीगढ़ बिल्कुल सही है, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज। लेकिन जेजाक भुत्ती वाला गलत है। जेजाक भुत्ती हम किसे कहते हैं, किसका एंशिएंट नेम है? ये बुंदेलखंड का एंशिएंट नेम है। बाकी के ऑप्शन से आप देख लेना, कोयल का अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जेजाक भुत्ती बुंदेलखंड। In which of the following historical melas fairs of उत्तर प्रदेश both Hindu and Muslims came? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते थे? नौचंदी मेला, बाबरो बाबा मेला, फूल डोल मेला और बटेश्वर मेला। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, नौचंदी मेला। कहाँ पे कंडक्ट होता है हमारा नौचंदी मेला? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, मेरठ जिले में होता है। और यहाँ पे दोनों हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही आते हैं, बिकॉज यहाँ पे चंडी देवी का मंदिर और उनके जस्ट बगल में ही बाला मियाँ की दरगाह है। ठीक है, तो दोनों ही फेस्टिवल, मतलब दोनों ही कंट्रीज के लोग वहाँ पे आते हैं। नौचंदी मेला मेरठ में। बाबरो बाबा मेला कहाँ पे होता है? बुलंदशहर के चचरई गांव में। बाबरो बाबा मेला कहाँ पे? बुलंदशहर के चचरई गांव में। फूल डोल मेला कहाँ पे होता है? बेसिकली ऑल ओवर कृष्णा टेम्पल्स में होता है, गुजरात में, राजस्थान में, द्वारका में फूल डोल मेला। बटेश्वर मेला कहाँ पे होता है? बटेश्वर मेला हमारा आगरा में लगता है। बेसिकली कैटल फेयर है, कैटल फेयर इन द आगरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? पुलेरू, वुलार, नल सरोवर और सांभर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन बी, वुलार लेक। ठीक है, वुलार लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और अगर लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक पूछा जाए तो कौन सी है? चिलिका है। लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक पूछी जाए तो वो सांभर है। ठीक है, लार्जेस्ट इनलैंड, अगर इनलैंड की बात कर रहे हैं तो वो सांभर है और वैसे चलेगा। और लॉन्गेस्ट लेक कौन है हमारे भारत की? वेम्बानड लेक इन दी केरला।
लॉन्गेस्ट इज वेम्बानाट इन दी केरला। सारे सुपरलेटिव्स वगैरह ध्यान में रखना, इस तरीके से क्वेश्चंस को मार्क करके दे देते हैं। साइक्लोन तौते वॉज फॉर्म इन विच ओशन, कौन से ओशन में हमारा ये फॉर्म हुआ था साइक्लोन तौते? उस टाइम ऐसे साइक्लोन तौते न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन आया था इस पे। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अरेबियन सी। अब अभी रिसेंट जितने भी साइक्लोन्स वगैरह आए हैं ना, उन सबको आप अच्छे से पढ़ लेना। मिताली एक्सप्रेस रन्स बिटवीन विच टू सिटीज, तो मिताली एक्सप्रेस किन दो सिटीज के बीच में चलती है? डी होगा करेक्ट आंसर, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि वेस्ट बंगाल। Which of the following is correct sequence of ecosystem in order of decreasing productivity? ठीक है, डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी में आपको इसे अरेंज करना है। ना जाने कितनी बार ये पीवाईक्यू रिपीटेड है, इसको अच्छे से आप याद ही कर लो। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स एंड ओशंस। ओशन हमारे सबसे कम प्रोडक्टिव होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मैंग्रोव्स, उसके बाद ग्रासलैंड, देन लेक्स। सी होगा करेक्ट आंसर। What is the quorum required in the state legislature to hold a meeting? Quorum क्या होता है हमारा? Basically 10 members और 1/10 of the total member of the house whichever is greater। ठीक है, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, वो होता है हमारा quorum of the house। स्टेट लेजिस्लेचर में भी यही होता है और पार्लियामेंट में भी यही होता है quorum, 1/10 यानी कि 10 members। In a sitar, which type of sound vibrations are produced? सितार में किस टाइप के साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं? ये भी पीवाईक्यू ही है, कई बार रिपीटेड है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, स्टेशनरी एंड ट्रांसफर्स। स्टेशनरी एंड ट्रांसफर्स। In India, business with an investment up to ₹1 crore and turnover up to ₹5 crore are known as। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था 2021 में? बिकॉज 2020 में इनकी डेफिनेशंस में चेंज हुए थे। एमएसएमई सेक्टर का क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होता है ना, उसमें चेंजेस किए गए थे, इसलिए क्वेश्चन तब पूछा गया था। और अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज रिसेंटली 2025 में एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में फिर से चेंजेस किए गए हैं और 1 अप्रैल 2025 से ये लागू भी हो गए हैं, है ना। तो करंट का भी हो गया आपका ये टॉपिक और पीवाईक्यू भी हो गया आपका। तो चलो ये पूरा कॉन्सेप्ट भी हम आज समझ लेंगे कि अब न्यू क्लासिफिकेशन क्या है इस बार के। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी, माइक्रो एंटरप्राइजेस। पहले अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होती थी और टर्नओवर 5 करोड़, तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में आते थे। लेकिन अभी इसमें चेंजेस किए गए हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट लिमिट को 2.5 गुना बढ़ाया गया है, इंटू 2.5 का इंक्रीज किया गया है, और टर्नओवर लिमिट पे इंटू 2 का इंक्रीज किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो अब 1 करोड़ का ये कितना हो गया है? 2.5 करोड़ हो गया। मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी 2.5 करोड़ होनी चाहिए और टर्नओवर लिमिट आपका 10 करोड़ है, तब आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में आओगे। ठीक है, 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ का टर्नओवर है, तब आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में आओगे। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्या हो गया? ये 25 करोड़ हो गया है। वही चीज़ है, पहले हम इंक्रीज किया है, मतलब 2.5 का हमने इंक्रीज किया है। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर 25 करोड़ है और टर्नओवर आपका 100 करोड़ है, तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसको आप नोट कर लो कॉपी पेन लेकर के। ठीक है, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या है? अगर आपके इन्वेस्टमेंट लिमिट 125 करोड़ है, 125 करोड़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो और टर्नओवर कितना है? 500 करोड़ का टर्नओवर है, तब आप मीडियम एंटरप्राइजेस में आते हो। ठीक है, ये नोट कर लो आप। अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, तो ये फिर से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। ये अरेंज द फॉलोइंग सीजन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकाउंटिंग टू हिंदू कैलेंडर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आती है हमारी बसंत ऋतु, देन ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 3, 2, 4 एंड 1। Which of the following state started e-राशन कार्ड सर्विस इन फर्स्ट टाइम? तो ये करंट का टॉपिक था। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दिल्ली। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2005। 2005 में हमारा ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था। और अभी के सिनेरियो में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज रिसेंटली हमने इसमें अमेंडमेंट्स किए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अमेंडमेंट किए हैं। तो ये टॉपिक आपका फिर से न्यूज़ में है, अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। 2005 होगा इसका करेक्ट आंसर।
Given below are two statements, one labeled as assertion and the other as reason. Assertion reason का question आ गया. दादा भाई नौरोजी organized the East India Association in 1866 in London to discuss on Indian question. He wanted to influence the British public opinion. तो आपका असर्शन बिल्कुल सही है और रीज़न भी आपका बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको पता है ना. आपका जो असर्शन होगा ना, इसके एंड में आप बिकॉज लगा करके चेक कर सकते हो. अगर आप सेटिस्फाइड हो रहे हो कि हाँ मतलब अच्छा मतलब एक्सप्लेन कर रहा है तो फिर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. Which of the following state in India has maximum number of tribal districts as per Indian State of Forest Report 2019? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में, किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, नागालैंड. अभी रिसेंट हमारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है तो आप उसे भी पढ़ लेना, हमारे चैनल की लिस्ट में आपको मिल जाएगा. यूपी का भी कवर है और भारत का भी कवर है. ठीक है, आपका यूपी का SFR भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव. Which of the following countries is the largest producer of fish in the world? जापान, चाइना, रशिया और USA. तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश कौन सी कंट्री है? चाइना होगा करेक्ट आंसर. अभी रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग भी चाइना ही है नंबर 1 फिश प्रोड्यूसर कंट्री. How many Janpadas were located in present day of Uttar Pradesh among the oldest 16 Mahajanpadas of India? तो जितने भी जनपदास थे, महाजनपदास, उनमें से उत्तर प्रदेश में कितने जनपदास आते थे? टोटल 8. 8 कौन कौन से थे? कुरु, कोसाल, काशी, पांचाल, छेदी, मल्ल, सूरसेन और वत्स. ये 8 के 8 आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए. इसकी कैपिटल्स भी आप अच्छे से पढ़ लेना. टोटल जितने भी 16 महाजनपदास है ना, उनकी कैपिटल्स भी ध्यान में रखना. How two identical bulbs should be connected to get maximum light? दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज और बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो करेक्ट आंसर होगा ओनली 2. ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करने पे मतलब मैक्सिमम लाइट आपको नहीं मिलती है. करेक्ट आंसर होगा इन केस 2 मोर. बी होगा करेक्ट आंसर. Which of the following is not correctly matched? Companies Act 2013, Indian Contract Act 1870, Partnership Act 1932 और Sales of Goods Act 1930. तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है. करेक्ट आंसर होगा हमारा नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है ना, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये करेक्टली मैच नहीं है. इसका करेक्ट ईयर कौन सा होगा? 1872 होगा. और बाकी के भी ध्यान में रख लीजिए. कंपनीज एक्ट कब पास हुआ था? 2013 में. पार्टनरशिप एक्ट 1932 में और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में. Which of the following is not one of the 12 हृदय cities chosen for holistic development of heritage cities? तो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन ए, आगरा. ओके. Which of the following is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993, Women Self Empowerment Plan 1998, Women Empire Plan 1989, National पोषाहार मिशन प्लान 2003. तो नेशनल पोषाहार मिशन प्लान हमारा करेक्टली मैच्ड नहीं है और इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेशनल पोषाहार मिशन प्लान कब आया था, कौन से साल में आया था. हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल्स, मतलब कैपिटल्स में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अपीयर सेम व्हेन लुक्ड एट इन अ मिरर. मिरर में देखने पे कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेम लगते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11. With reference to the Indian Civil Services, which of the following statement is are correct? Government of India Act 1919 provided for a separate examination for the Indian Civil Services, which was to be held in India. In the Indian Civil Services in 1941, the percentage of Indians was more as compared to the Europeans. तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने ही प्रोवाइड किया था फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया. और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है कि द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस. 1941 आते आते इंडियंस का परसेंटेज ज़्यादा था फ्रॉम द यूरोपियंस. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट.
What was the total percentage of central revenue spent on military force in British India? ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 40%। 40%, इसको अच्छे से ध्यान में रख लो, रिपीट भी हो सकता है। The 6 points formula proposal of India for South Asian region was presented by which Prime Minister of India? तो 6 points formula proposal किसने प्रेजेंट किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ डेट पे हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। तुलसी प्लांट में किस चीज़ की प्रेजेंस होती है? ये तो अभी रिपीटेड था, 20 बार का जो आर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, मतलब कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, फेनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, तुलसी प्लांट में मेडिसिनल वैल्यूज होती है, क्यों? क्योंकि इसमें फेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। Which of the following words cannot written from teacher's word? तो टीचर्स वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं लिख सकते आप? रीजनिंग का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा डी, चेयर, क्योंकि आई वर्ड तो है नहीं टीचर में, तो चेयर आप लिख नहीं सकते। Which of the following schemes are related to the skill development? स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी स्कीम है? स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। स्ट्राइड का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। बेसिकली यूजीसी का एक प्रोग्राम है टू प्रमोट क्वालिटी रिसर्च एंड बिल्ड रिसर्च कैपेसिटी इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। तो स्ट्राइड आपका क्या हो गया? नहीं होगा हमारा करेक्ट आंसर। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड तो है नहीं, क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए स्ट्राइड प्रोग्राम। ओके, तो 1 आप एलिमिनेट कर दो, 1 एलिमिनेट हो गया, इसमें भी और इसमें भी। अब स्ट्राइव देखते हैं, क्योंकि 3 और 4 तो कंफर्म रहने वाला है। स्ट्राइव का फुल फॉर्म क्या है हमारा? स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। ये आपकी स्किल, ये मतलब स्ट्राइव स्कीम आपकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सॉरी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, 2, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, स्ट्राइव स्कीम में वर्ल्ड बैंक ने भी असिस्टेंस प्रोवाइड की थी भारत सरकार को, ताकि हम क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करा सकें ITIs और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो 2, 3 एंड 4 सारे करेक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रबर थाईलैंड, कॉफी मंगोलिया, ऑलिव स्पेन और शुगर केन ब्राज़ील। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो रबर थाईलैंड बिल्कुल सही मैच है, ऑलिव स्पेन सही है, शुगर केन ब्राज़ील सही है, बट ये कॉफ़ी मंगोलिया का कोई मेल नहीं है। कॉफ़ी बेसिकली सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है, ब्राज़ील में। और ब्राज़ील का कौन सा एक पोर्ट फेमस है? सैंटोस पोर्ट नाम फेमस है ना? इसको भी अच्छे से ध्यान में रख लो। सैंटोस पोर्ट काफ़ी पूछता है एग्जामिनेशंस में। सैंटोस पोर्ट को कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। कहाँ पे है ये? ब्राज़ील में है। A pan-India campaign, एक पहल, launched on September 17, 2021, was related to। तो CA का क्वेश्चन है, स्किप कर दो। Who among the following visitors to India did not belong to Portuguese country? निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो कौन से विजिटर हमारे पोर्चुगीज नहीं थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी। Who led the बनारस रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह। ठीक है, राजा चेत सिंह ने विद्रोह किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द बनारस रिबेलियन। Which of the following is not mentioned in the Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020 of India? भारत में कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया था? तो इसीलिए ये पूरा प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था। फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल में MSP का कोई जिक्र नहीं था। सी होगा करेक्ट आंसर। Which of the following kings were elected chosen directly by the people? प्रत्यक्ष रूप से किन्हें चुना गया था ये बताना है। हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? केवल 2 और 4। सी होगा करेक्ट आंसर। गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को डायरेक्टली इलेक्ट किया गया था बाय द पब्लिक। हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इज सिचुएटेड इन। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हमारा कहाँ पड़ता है? करेक्ट आंसर होगा ए, लीमा, पेरू में। और अभी न्यूज़ में हमारा कौन सा रह रहा है? ये इंटरनेशनल
रिसर्च सेंटर फॉर द राइस, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पड़ता है? ये फिलीपींस में पड़ता है। रिसेंटली हमने नई राइस की वैरायटीज डेवलप की हैं, इसलिए राइस वाला न्यूज़ में रह रहा है, तो ये ध्यान में रखना। राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है? इंटरनेशनल वाला फिलीपींस में। In the Kakuri conspiracy case, the main accused, Pandit Ram Prasad Bismil, was hanged in which city of Uttar Pradesh? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कौन से शहर में फांसी दी गई थी? इसका हमें आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, गोरखपुर। राम प्रसाद बिस्मिल जी को कौन से शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर जिले में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हमारा कब हुआ था? बेसिकली इसको फेमसली किस नाम से जानते हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज रिसेंटली अभी 100 साल पूरे हो गए हैं, है ना। 9 अगस्त 1925 को ये कंडक्ट हुई थी काकोरी ट्रेन एक्शन। सॉरी, 9 अगस्त 1925 को। तो 100 साल पूरे हो गए, न्यूज़ में रह रही है, गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इसे शोकेस करी है अपनी वेबसाइट वगैरह में, है ना, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। काकोरी ट्रेन एक्शन में क्या होता है? बेसिकली ब्रिटिश ट्रेजरी को लूटने के लिए मेंबर ऑफ एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने प्लानिंग वानिंग की थी। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एचआरए के मेंबर्स ने प्लानिंग की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। टोटल 10 मेंबर्स उसमें कॉन्विक्ट पाया गया था। अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, सचिंद्र बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी लाल। ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको डिटेल में पढ़ लेना, सारे के सारे लीडर्स का नाम भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी ट्रेन को उन्होंने लूटा था? नंबर 8 डाउन ट्रेन, ये ट्रेन का नाम था। कहाँ से कहाँ चलती थी ये? शाहजहांपुर से लखनऊ तरफ चलती थी ये ट्रेन। काकोरी जगह कहाँ पे? बेसिकली लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर पे गाँव है काकोरी, वहीं पे। और रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी हुई, अशफाक उल्ला खान जी को फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में, राजेंद्र लहरी को गोंडा जेल में। 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी और चारों का ये सिटी वगैरह भी पूछ चुका है मैच करने के लिए, है ना। तो सिटी भी ध्यान में रखना है, सारे लीडर्स का नाम ध्यान में रखना है, डेट, किसके मेंबर्स थे, एचआरए के मेंबर्स थे, ट्रेन कौन सी थी, काकोरी जगह कहाँ पड़ती है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने डिस्कस भी कर ली सारी चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू। Consider the following. Which of the following game has been included in खेलो इंडिया यूथ गेम्स? Select the correct answer using the code given below. तो उस टाइम जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंडक्ट हुआ था, उसमें कौन सा गेम इंक्लूड किया गया था, ये हमें बताना है। तो इन चारों को ही इंक्लूड किया गया था उस टाइम के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। कलरीपयट्टू को भी, थांगटा को भी, मल्लखम को भी और गटका में भी। और कई बार यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चंस भी बने, कई सारे रिपीटेड क्वेश्चंस बने कि थांगटा क्या है, फेमसली थांगटा क्या किस टाइप का फॉर्म होता है, किस टाइप की आर्ट है ये। तो थांगटा क्या है? हमारी परफॉर्मिंग मार्शल आर्ट है ऑफ द मणिपुर। बेसिकली मेतीस कम्युनिटी के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है थांगटा मणिपुर में। कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट है केरला की। कहाँ की है ये? केरला की है। मल्लखम कहाँ का है? बेसिकली स्टेट स्पोर्ट है ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है मल्लखम। गटका कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? मार्शल आर्ट ऑफ द सिख कम्युनिटी, बेसिकली सिख से परफॉर्म करते हैं ऑफ द पंजाब रीजन, मेनली पंजाब, नहीं तो सिक्स कम्युनिटी के द्वारा हर जगह जितने भी सिक्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं मार्शल आर्ट ऑफ द गटका। सारी चीज़ें ध्यान में रखना, आप नोट करके रख लो चाहे तो। कलरीपयट्टू कहाँ की मार्शल आर्ट है? केरला की। थांगटा परफॉर्मिंग मार्शल आर्ट है मणिपुर की। मल्लखम स्टेट स्पोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। गटका मार्शल आर्ट ऑफ द सिख कम्युनिटी। विच वन इज ऑड अमंग द फॉलोइंग ग्रुप? ऑड वन आउट हमें चुनना है। टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग। टोक्यो कहाँ की कैपिटल है? जापान की कैपिटल है। लंदन यूनाइटेड किंगडम की। बीजिंग चाइना की कैपिटल है। और न्यूयॉर्क हमारी कोई कैपिटल नहीं, बेसिकली पोर्ट सिटी है ऑफ द यूएस। यूएस की कैपिटल कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। तो न्यूयॉर्क हमारा ऑड वन आउट है इसमें। हाउ इज लिवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 days? इस मतलब 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लूकोज लेवल इन लिवर डिमिनिश्ड, ग्लूकोज लेवल इन लिवर इंक्रीजेस, इन लिवर ट्राइग्लिसराइड्स डिक्रीज, इन लिवर ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ग्लूकोज लेवल इन द लिवर डिमिनिश। कम होता है हमारा ग्लूकोज लेवल, हम लगातार 10 दिन तक फास्टिंग करते हैं तो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल? नेपाल के साथ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारी बॉर्डर शेयर नहीं करती है? टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करती हैं। और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को भी दे दिया जाता है, तो आप अच्छे से इसको ध्यान में रख लेना। MSB SBLP, मुझे तो ऐसे याद है, आप अपना ट्रिक वगैरह बना करके इसको याद कर लो। ट्रिक बना करके याद ज़रूर ही कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को भी देता है, कौन सी बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है ये भी आपको पूछा जाता है। और ये MSB SBLP कैसे अरेंज है? ईस्ट टू वेस्ट अरेंज है। ईस्ट से अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको ये क्रोनोलॉजी मिलेगी। M इज फॉर महाराजगंज, S सिद्धार्थनगर, B बलरामपुर, S फॉर श्रावस्ती, दूसरा B बहराइच, फिर लखीमपुर और पीलीभीत। ठीक है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करती हैं विद द नेपाल। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. फोक सॉन्ग है और इनका ओकेशन ऑफ सिंगिंग आपको मैच करना है। चैती, कजरी, रसिया, सोहर, सारे यूपी के फोक सॉन्ग्स हैं, तो यूपी सेक्शन से आपका ये क्वेश्चन है और ओकेशन ऑफ सिंगिंग से हमें इसे मैच करना है। तो चैती हमारा मौसमी गीत है, सीजनल सॉन्ग है चैती। कजरी हम कब गाते हैं? कजरी विवाह और सीजनल गीत है, विवाह एवं मौसमी गीत दोनों है हमारा कजरी। रसिया कब गाते हैं? रसिया ब्रज लोकगीत है, रास होता था ना ब्रज में, तो इस तरीके से आप गैस कर सकते हैं। अगर आपको एक भी पता है, जैसे रसिया भी आपको पता होता, C का 2 होगा, तो आप ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना। रसिया का होता है ब्रज का लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है, तो D का क्या हो गया? 1 करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A। चैती सीजनल गीत, कजरी विवाह एंड सीजनल गीत, रसिया ब्रज लोकगीत और सोहर संस्कार गीत। Consider the following governors of Reserve Bank of India and arrange them in chronological order. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये सारे गवर्नर्स को अरेंज करना है। आप अभी रिसेंट के याद करना। अभी करंट RBI गवर्नर कौन है हमारे? इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, सो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन B होगा। सबसे पुराने गवर्नर डॉक्टर IG पटेल, उसके बाद मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके बाद में डॉक्टर C रंगराजन, देन डॉक्टर D सुब्बाराव। अब अभी प्रेजेंट के सारे याद कर लेना, 4-5 जितने भी रिसेंट के थे ना, उन सारे गवर्नर्स का नाम ध्यान में रखना। When Dash was born, the earth sank 2.5 hands. Above statement folk saying is related to which historical personality of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ। किसके लिए ये पोएटिक वर्ड्स यूज किया गया है? इसके लिए पोएटिक वर्ड्स हमारे अल्लाह के लिए यूज किया गया है। अल्लाह कौन थे? बेसिकली बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे इन दी चांडेल डायनेस्टी। चांडेल डायनेस्टी में किंग परमर्दी देव के अंदर ये काम करते थे। 2 भाई थे बेसिकली, अल्लाह और उदल, और इतने ज़्यादा ब्रेव सोल्जर थे ना ये, इनके ऊपर पूरा पोएटिक वर्ड्स, पूरे गाथा गीत लिखे गए हैं। इसका गाथा गीत का क्या नाम है? अल्लाह खंड नाम है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से समझ लो जो मैं बता रही हूँ। तो अल्लाह खंड लिखा किसने है? किंग परमर्दी देव के ही एक पोएट थे, कोर्ट पोएट थे, जागनिक नायक, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। जागनिक नायक जी के द्वारा लिखा गया है अल्लाह खंड। बेसिकली गाथा गीत है, इन्होंने इसमें अल्लाह और उदल की खूब बड़ाई वगैरह की है। ओके, और कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है अल्लाह खंड हमारा? बुंदेली और बघेली लैंग्वेज में। बुंदेली और बघेली लैंग्वेज में, ठीक है। और किंग का नाम भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया, किंग परमर्दी देव ऑफ द चांडेल डायनेस्टी। कहाँ पे रूल करते थे? बेसिकली महोबा रीजन में। कौन से टाइम में? 12th सेंचुरी में। टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट हो गया, 12th सेंचुरी। और ये कहा किसके लिए गया था कि इनका जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन धरती हमारी 2 से 2.5 फीट धंस गई थी, तो वो अल्लाह थे। विद्याधर कौन थे? बेसिकली चांडेल किंग ही थे। महमूद ऑफ गजनी के साथ में उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, विद्याधर। परमर्दी कौन थे? परमर्दी देव वही राजा जिनके अंडर अल्लाह वगैरह काम करते थे, अल्लाह और उदल। With reference to the Indian National Congress session held at different places of Uttar Pradesh, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. Okay, कांग्रेस के सेशन है, आपको मैच करने हैं इनके ईयर से। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस। लखनऊ का तो आप सबको एकदम रटा रहता है, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मिल गए थे लखनऊ कांग्रेस सेशन में, तो लखनऊ का क्या होगा? 1 होगा। C का 1 एक ही में मिल रहा है आपको, तो
और क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व है आपका। बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। मेरिट का सेशन कब हुआ था? 1946 में, और इस समय चेयरमैन कौन थे हमारे? JB कृपलानी जी थे। कानपुर सेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। बी का 4 होगा। और उस समय लीड कौन कर रही थी कांग्रेस की? मतलब प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है। लखनऊ सेशन में कौन थे हमारे प्रेसिडेंट? अंबिका चरण मजूमदार। तो लखनऊ के टाइम पे कौन थे लखनऊ सेशन में? अंबिका चरण मजूमदार। बनारस सेशन 1905 में हुआ था, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थी। और बनारस सेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसी टाइम हमारा स्वदेशी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ओके। Water pollution of river is measured by amount of chlorine dissolved in water, amount of ozone dissolved in water, amount of nitrogen dissolved in water, or amount of oxygen dissolved in water. तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम इसी से मेजर करते हैं ना, कि कितना वाटर में कितना पोल्यूशन है, BOD से मेजर करते हैं। ऑक्सीजन इसमें तो मेजर करते हैं हम लोग। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। द परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का क्या प्रतिशत है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 23.7%। ठीक है, ध्यान में रखना। वर्क फोर्स पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश कितना होगा? ये 23.7%। वेयर इन इंडिया द फर्स्ट रबर बेस्ड टायर मेट्रो इज बीइंग बिल्ट। तो बेसिकली ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, नासिक। ठीक है। द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर इज कॉल्ड। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? गोसैमर सिल्क होगा। ठीक है। मकड़ियों से जो सिल्क प्रोड्यूस होता है वो हमारा गोसैमर सिल्क होता है। तो सार सिल्क किससे प्रोड्यूस होता है? वाइट विंग्ड मॉथ से प्रोड्यूस होता है। वाइट विंग्ड मॉथ से। मूंगा सिल्क हमारा सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? असम में मिलता है। और अहिंसा सिल्क क्या होता है? जहाँ पे क्रूअल्टी फ्री सिल्क होता है, इसमें मौत को मारा नहीं जाता है सिल्क के लिए। नेचुरली प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है, मौत निकल जाता है उसमें से, सिल्क में से, मतलब जो कोकून होता है उसमें से निकल जाता है, फिर उसका हम यूज करके सिल्क बनाते हैं, तो अहिंसा सिल्क होता है। अहिंसा सिल्क का एग्जाम्पल क्या है हमारा? एरी सिल्क। ठीक है, एरी सिल्क अहिंसा सिल्क का एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? असम में होता है। मूंगा सिल्क भी सबसे ज़्यादा आपका असम में ही होता है। और ऑल ओवर सिल्क प्रोडक्शन देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा हमारा स्टेट रहता है? कर्नाटका रहता है। ठीक है, सिल्क प्रोड्यूसिंग में, सिल्क प्रोडक्शन में। ओके, तो स्टार सिल्क भी ध्यान में रखिएगा। वाइट विंग्ड मॉथ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में। गोसैमर सिल्क स्पाइडर्स से मिलता है हमें, और बाकी की डिस्कस की हमने। Which of the following pairs are correctly matched? Beet, sugar, honey, glucose and fructose, cotton, cellulose, milk, lactose. बहुत ही कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है आपका। 1 हमारा इसमें नहीं इंक्लूड होगा, बिकॉज शुगर क्या है? शुगर पूरा प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, फैक्ट्रीज वगैरह से पूरा प्रोसेसिंग होके जो बनता है वो शुगर होता है। और नेचुरली फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हमें क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है, शुगर नहीं। ठीक है, सुक्रोज लिखा होता तभी करेक्ट हो जाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, 2, 3 एंड 4। पहला हमारा गलत है। विद रेफरेंस टू द टेम्पल ऑफ भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन आ गया आपका। तो भीतरगांव टेम्पल जो है हमारा कानपुर में जो कि स्थित है, ये भी नोट करना, कानपुर में स्थित है, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। The temple was constructed during 5th century AD to 6th century AD. It is one of the oldest brick temples of India. तो दो के दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। अच्छे से इसको ध्यान में रख लो, रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। Which of the following is not correctly matched? हॉट स्प्रिंग से क्वेश्चंस काफी बनते हैं आपके आरओ में, मतलब 1-2 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं हर साल एक क्वेश्चन आता ही आपका ये हॉट स्प्रिंग से, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात, 4 स्टेट दिए गए हैं, आपको हॉट स्प्रिंग से मैच करना है। तो हिमाचल प्रदेश मणिकरण बिल्कुल सही मैच है। उड़ीसा तपता पानी बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र वाजेश्वरी बिल्कुल सही है। नॉट करेक्टली मैच्ड है हमारा गुजरात का नारायणी नहीं होगा। नारायणी हॉट स्प्रिंग्स आपके बेसिकली कहाँ पे मिलते हैं? आपको राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान में मिलते हैं नारायणी हॉट स्प्रिंग्स।
गुजरात की भी कुछ फेमस हॉट स्प्रिंग्स हैं, जैसे कि तुआ, उनाई, पूछता रहता है ये, तुआ, उनाई। हिमाचल की अगर कुछ और देखें तो हिमाचल में एक और मिलती है तत्ता पानी, उड़ीसा में मिलती है तपता पानी और हिमाचल में तत्ता पानी, वशिष्ठ। ठीक है, ये दो हो गई आपकी और हिमाचल प्रदेश की। उड़ीसा में एक और मिलती है आपकी अतरी, अतरी हॉट स्प्रिंग। महाराष्ट्र में अकोली, वज्रेश्वरी, अकोली, और भी कई सारी, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। द मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी हमने हमारी किसने दी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एफ ई क्लीमेंट्स, एफ ई क्लीमेंट्स। ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? बेसिकली प्लांट सक्सेशन थ्योरीज है ये, मतलब कई सारी थ्योरीज दी गई, बेसिकली 4-5 थ्योरीज हैं प्लांट सक्सेशन से रिलेटेड। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी दी है एफ ई क्लीमेंट्स ने, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी दी है ए जी टैंसले ने, क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी दी है आर एच वाइटेकर ने, क्लाइमेक्स एज वेजिटेशन थ्योरी दी है ईगलर ने। तो आप इन सबको अच्छे से देख लेना, जितनी भी थ्योरीज वगैरह हैं सारी पढ़ लेना। Which government enterprises signed Memorandum of Understanding in August 2021 to invest in Uttar Pradesh Defence Corridor? किसने एमयू साइन किया था विद उत्तर प्रदेश? एमयू साइन किया था गवर्नमेंट के साथ में, तो इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फॉरेन ट्रैवलर्स का नाम दिया गया है आपको, ईयर ऑफ टूर टू इंडिया, इससे मैच करना है। इससे भी कई क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं, आप एक लिस्ट बना लो पूरे फॉरेन ट्रैवलर्स की और अच्छे से पढ़ लो। फाहियन कब आए थे? 399 टू 414 AD, बिल्कुल सही मैच है। ह्यून सैंग कब आए थे? 629 टू 645 AD। आई सिंह, अच्छा देखो ये चीज़ तुम याद ही कर लेते कि क्रोनोलॉजी क्या है, क्रोनोलॉजी तुम्हें पता होती है, फाहियन आया था, फिर ह्यून सैंग आया था, फिर आई सिंह आया था। यहाँ पे क्रोनोलॉजी से भी आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है ना, तो आपको एग्जैक्ट डेट पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें गलत जो मैच है हमारा वो कौन सा है? आई सिंह वाला गलत मैच है, 679 नहीं होगा ये, 673 होगा। ठीक है, 671 में इन्होंने अपना चलना स्टार्ट किया था अपने चाइना से, और 673 तक ये भारत में आ गए थे, 673 से 695 तक ये भारत में थे। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आई सिंह होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज ए सक्सेसर बाई गुरु नानक? गुरु नानक जी के द्वारा किसे अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लहला। ठीक, बेसिक वन वर्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई तरह से आपको ये बेसिकली वन वर्ड में भी पूछ लेते हैं, मैच करने को पूछ लेते हैं, कई तरह से ये आपका टॉपिक रिपीट होता है। इसको अच्छे से आप एकदम पढ़ लेना, सारे जितने भी वॉर्स लड़े हैं ना ब्रिटिशर्स ने भारत में, सारे के सारे वॉर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लिस्ट बनाओ सारे वॉर्स की और अच्छे से पढ़ लो सारे। डेट भी याद रखना, मतलब बेसिक बेसिक मैन्यू डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए। डेट याद होनी चाहिए, कौन से रूलर्स लड़ रहे थे, ब्रिटिश के साइड से कौन था, भारत के साइड से कौन था, कौन सी ट्रीटीज साइन हुई है, ट्रीटीज कितना पूछता है ना। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हमारा कब कंडक्ट हुआ था? 1780 से 1784। ए का होगा हमारा 2, एक ही से सॉल्व हो जाएगा आपका, ए का 2 होगा। पहला एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था हमारा? 1769 में स्टार्ट हुआ था पहला, दूसरा 1780 में, तीसरा 1790 में और चौथा 1799। चौथा यानी कि लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। तो 4 हुए थे हमारे मैसूर वॉर। और एंग्लो फ्रेंच वॉर यानी कि ये कार्नेटिक वॉर की बात कर रहे हैं ये, तो 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे टोटल। और ये सेकेंड वाला कब हुआ था आपका? 1750 से 54, बी का हो जाएगा 4। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे आपके, ट्रीटीज वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, एंग्लो मराठा वॉर हुआ था हमारा 1803 से 1805 में। और ये सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, 2 एंग्लो अफगान वॉर हुए थे, सेकेंड वाला हुआ था हमारा 1878 से 1880 तक। ठीक है, क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होगी, डेट भी इंपॉर्टेंट होगी, मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब इसको अगर आप अच्छे से पढ़ के नहीं जा रहे हो ना तो अपने मार्क्स आप लूज कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है इससे कहीं ना कहीं से। तो Which of the following cities in India has the lowest percentage of slum population as per 2011 census? आपका सेंसस भी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली 4-5 क्वेश्चन आते हैं आपके आर एग्जामिनेशन में सेंसस से, और हमारे चैनल पे भी कवर है तो आप देख सकते हो। तो सबसे लोएस्ट स्लम पॉपुलेशन कौन सी सिटी की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। Arrange the following words according to dictionary and find the word that comes on the just
सेकंड प्लेस इन डिक्शनरी, अरेंज करिए आप इसको डिक्शनरी में और सेकंड वर्ड पे, सेकंड प्लेस पे भी जो जो भी आए आप उसे टिक कर दो, ठीक है, आप अपने से सॉल्व कर लो इसे। As per the SDG India Index and Dashboard 2020-21 published by the Niti Aayog of India, which one of the following state was not among the top 10 states in their performance regarding sustainable development goals? तो ये हमारा पुराना क्वेश्चन है, करंट का, अभी रिसेंट का पूरा एसडीजी इंडिया इंडेक्स अच्छे से पढ़ लेना। एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता कौन है हमारा? नीति आयोग, नीति आयोग निकालता है, और अभी रिसेंट डेटा आप इसका पढ़ के जाना। काशी लालिमा इज द वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो काशी लालिमा, ये वेराइटीज वगैरह से, क्रॉप वेराइटी से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसको घटना चक्र उठा लेना और घटना चक्र के साथ PYQs लगा डालना, यहीं से रिपीटेड होते हैं ज़्यादातर। और ये भी ध्यान रखना, अभी न्यू वेराइटीज जो डेवलप हो रही है ना क्रॉप से, भी रिसेंटली हमने राइस की वेराइटीज डेवलप की हैं, तो उन्हें भी आप अच्छे से पढ़ लो, करंट में रह रहा है वो। और ये स्टैटिक एंगल से भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ ही लेते हैं। तो काशी लालिमा किसकी क्रॉप वेराइटी है? ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओकरा लेडी फिंगर। लाल कलर की बेसिकली लेडी फिंगर होती है, यानी कि भिंडी होती है ये लाल कलर की। और डेवलप किसने की है? ये इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया है। और इंडियन वेजिटेबल रिसर्च, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वेजिटेबल रिसर्च है कहाँ पे हमारा? वाराणसी में। ये रिसर्च सेंटर्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, मैच करने को दे देता है या तो एग्जैक्ट वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। रिसर्च सेंटर्स भी पढ़ लेना। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो लॉजिक क्या लग रहा है इसमें? जैसे 5 + 4 करोगे आप, कितना होगा? 5 + 4 9 होगा, 9 × 2 18 हो गया है ना। 6 + 3 करोगे 9, 9 × 3 27, 12 + 4 करो 16, 16 में कितना इंटू करोगे तो 96 हो जाएगा। 16 में अगर 6 इंटू करोगे तो 96 हो गया है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 6। Which of the following is considered a hot spot of biodiversity in India? हॉट स्पॉट कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स। बेसिक क्वेश्चन है ऑफ द एनवायरमेंट, सारे हॉट स्पॉट्स वगैरह आप देख लेना। द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पोल्यूटेंट इज? चीफ सोर्स क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड पोल्यूटेंट का? डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर, ऑटोमोबाइल्स, ऑयल रिफाइनरीज, थर्मल पावर प्लांट्स। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से। In 1993, which of the following language was not included in the 8th schedule? 8th schedule में 1993 में कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड नहीं थी? तो बेसिकली ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपका इससे मैच नहीं करता। ये जो 4 लैंग्वेजेस आपको लिखी गई है ना, मैथिली, संथली, बोडो, डोगरी, ये कब ऐड हुई थी? 2003 में। 2003 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा अमेंडमेंट से? तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट से। और कब पास हुआ ये? 2003 में। तो 1993 में कहाँ से इंक्लूड हो जाएंगी आपकी ये चारों लैंग्वेजेस, है ना। तो क्वेश्चन ही आपका गलत हो गया। बाय द वे, हम इसका स्टैटिक पूरा ही कवर कर लेते हैं। 8th शेड्यूल में टोटल अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं? आज के समय पे टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 लैंग्वेजेस थी स्टार्टिंग में। फिर हमने पहला अमेंडमेंट किया 1967 में, हमने पहला अमेंडमेंट किया 1967 में, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और हमने कौन सी लैंग्वेज ऐड की इसमें? सिंधी लैंग्वेज ऐड किया। फिर हमने दूसरा अमेंडमेंट किया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब अमेंडमेंट एक्ट आया गया था? ये 1992 में, ठीक है। और इसके तहत हमने 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई इस पर। फिर जो तीसरा अमेंडमेंट है वो हमने कब किया? 2003 में किया, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये चारों लैंग्वेजेस में इंक्लूड की, मैथिली, संथली, बोडो, डोगरी। आई होप आपको क्लियर होगा, पूरा स्टैटिक ही कवर हो गया इससे। ओके, अब चलो 5 ईयर प्लान और इसको ग्रोथ मॉडल से आपको मैच करना है। 12 5 ईयर प्लान थे बेसिकली, और सारे के सारे आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, 1-2 पेज का नोट्स बना करके बेसिक पॉइंट्स वगैरह आप रिवाइज कर लो, ठीक। पहला है हमारा मतलब प्लान हमें मैच करना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए?
तो फर्स्ट ईयर 5 प्लान में हमने कौन सा मॉडल फॉलो किया था? हैरड डॉमर मॉडल। ए का क्या होगा? ए का हमारा 2 हो जाएगा। दो ऑप्शन हमारे पास बच गए, बी और डी। सेकंड मॉडल में हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने महालनोबिस मॉडल को फॉलो किया था। थर्ड वाले में हमने एस चक्रवर्ती और फोर्थ वाले में अशोक रुद्र मॉडल को फॉलो किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below। मैच करना है हमें। लाइमस्टोन मतलब मिनरल्स ये गए हैं, आप कौन सी इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो ये हमें इससे मैच करना है। लाइमस्टोन हम सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं? सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लाइमस्टोन का। कॉपर का इलेक्ट्रिकल गुड्स में। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम कहाँ करते हैं? एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। और स्टील बनाने के लिए मैग्नीज तो बेसिकली रिक्वायर्ड है ही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सारे के सारे सही मैच हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ए होगा करेक्ट आंसर। ओके, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर नीदर प्रीसीडेड बाय 6 नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। मतलब आपको उसमें बताना है कि 3 के पहले 6 ना आ पाए और बाद में 9 ना आए, ऐसे कहाँ पे कितने ये 3 आ रहे हैं। तो कंडीशन क्या है कि 3 पहले 6 ना आए और बाद में 9 ना आए। तो एक तो ये हो गया हमारा, पहले 6 नहीं है, बाद में मतलब बाद में 6 आए और पहले 9 आए। और दूसरा कहाँ पे? ये। तो ऐसे 2 ही हमारे 3 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लैंग्वेज और कंट्री से हमें इसे मैच करना है। डैनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, मैंडरिन चाइना, लहासा थाईलैंड। तो ऑब्वियसली डैनिश हमारी डेनमार्क में बोली जाती है। डच नीदरलैंड से हमें कैसे पता होता है? डच पीपल आए थे ना हमारे भारत में, नीदरलैंड से आए थे वो। तो डच कहाँ पे बोली जाती है? नीदरलैंड में। मैंडरिन कहाँ बोलते हैं? चाइनीज़ में। मैंडरिन चाइनीज़ कहाँ बोली जाती है? चाइना में बोली जाती है। लेकिन बहासा आपका करेक्ट मैच नहीं है। बहासा आपकी बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया की लैंग्वेज है, साउथ ईस्ट एशिया की, स्पेसिफिकली इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है, बहासा। डी होगा करेक्ट आंसर। Which of the following river does not flow through the state of the उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश से कौन सी रिवर फ्लो नहीं करती है? बताइए। सारी कहीं ना कहीं गंगा रिवर सिस्टम से ही कनेक्टेड है। तो उत्तर प्रदेश से कौन सी फ्लो नहीं करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंडक रिवर। गंगा की ट्रिब्यूटरी ज़रूर है लेकिन ये बिहार में जाकर के मिलती है। उत्तर प्रदेश में कोई मतलब गंडक रिवर उत्तर प्रदेश में नहीं आती है। In the following number series, a wrong number is given। सीरीज चल रही है, आपको इसे सॉल्व कर लेना सीरीज। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 168। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 और 6 में 10 का, 6 और 16 मतलब 2 और 6 में 4 का, 6 और 16 में 10 का, ऐसे डिफरेंस वगैरह कैलकुलेट करके देख लो। सी होगा करेक्ट आंसर 168। इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर इन द सेम वे वाटर इज रिलेटेड टू। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हमें वायर से मिलती है वैसे ही पानी हमें किससे मिलता है? पाइप से मिलता है। डी होगा करेक्ट आंसर। Which of the following is not correctly matched? Primary energy tidal power, commercial energy oil and gas, non-commercial energy animal dung, non-conventional energy solar energy। Non-conventional energy यानी कि renewable energy है ना। तो सोलर एनर्जी ऑब्वियसली हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। डी करेक्ट हो गया आपका। नॉन कमर्शियल एनर्जी कौन सी होगी? एनिमल डंग। नॉन कमर्शियल क्यों है? बिकॉज बेसिकली इतने मतलब हाई लेवल पे आप इसका कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते ना। एनिमल डंग वगैरह का, काउ डंग्स वगैरह जो उसका उपला वगैरह बना करके वो बेचते तो हैं लेकिन वो मेजरली कमर्शियल एनर्जी में नहीं आता है। तो सी भी हमारा बिल्कुल सही मैच है। सी सही मैच है, डी भी सही मैच है। बी ऑयल एंड गैस, ये भी हमारा बिल्कुल सही मैच है। कमर्शियली हम यूज़ करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस का। ए हमारा करेक्टली मैच नहीं है। प्राइमरी एनर्जी कौन सी होती है? जो डायरेक्टली हमें अर्थ से मिलती है और डायरेक्टली उसी फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, तो वो प्राइमरी एनर्जी होती है। टाइडल पावर का हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये हमारा किस में आएगा? सेकेंडरी एनर्जी में आएगा, ना कि प्राइमरी एनर्जी में। ऑयल और नेचुरल गैस, कोल वगैरह ये सब किस में आते हैं? हमारी प्राइमरी एनर्जी में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉट करेक्टली मैच में ए होगा करेक्ट आंसर।
Which of the following statement is are correct with reference to the Indian Railways? Achieving 100% electrification by 2023, a net zero carbon emission network by 2030. तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अचीविंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2023 इनका गोल था उस टाइम पे, और नेट जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क बनना बाय दी 2030। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये भी पूछ सकता है। नेट जीरो कार्बन एमिशन बनने का गोल कब तक का है इंडियन रेलवे का? 2030 तक का। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वॉज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान। With reference to the cultural heritage of Uttar Pradesh, which of the following statement is are correct? Correct statement बताना है हमें। The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region. Obviously, बिल्कुल सही statement है ये। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली एंड पैड। यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी। बार्ली तो बिल्कुल सही है, लेकिन पैड ही नहीं होगा, यहाँ पे वीट होगा। ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स में बार्ली और वीट आते हैं यूपी से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली वन। ओनली वन हमारा सही स्टेटमेंट है। Which of the following statement is are true for Uttar Pradesh? Uttar Pradesh is the largest hub of sugarcane production in India, is the largest milk producing state in India, is the highest producer of rice in India. तो बताइए, टॉप प्रोड्यूसर किसका है भारत हमारा, सॉरी उत्तर प्रदेश हमारा? ऑब्वियसली शुगर केन, मिल्क, पोटैटो, है ना, इन सारी चीज़ों में टॉप पे रहता है उत्तर प्रदेश। और भी कई सारी चीज़ें, टोटल फूड ग्रेन्स हो गया जैसे कि, लेकिन ये राइस प्रोडक्शन में हमारा यूपी नंबर 1 पे कभी नहीं रहा है। अभी रीसेंट डेटा देखा जाए तो अभी तुरंत रीसेंट का डेटा देखें तो नंबर 1 पे हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन हो गया है? तेलंगाना हो गया है। वरना कई सालों से ये वेस्ट बंगाल रहता था। यहाँ पे आपको एग्जामिनर घुमा सकता है, ध्यान में रखना। नंबर 1 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो गया? तेलंगाना हो गया है। नंबर 2 पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश, सेकेंड रैंक है यूपी की, और थर्ड रैंक है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल थर्ड रैंक पे चला गया है। रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तेलंगाना होगा नंबर 1। Which of the following cities was declared winner in social aspect category of the India Smart Cities Award 2020, which were declared in June 2021? तो अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आप अभी के जो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड हुए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कंट्री दी गई है और आपको कैपिटल से इन्हें मैच करना है। एंटीगुआ एंड बारबूडा, डोमिनिका और एल सल्वाडोर और बहामास। तो डोमिनिका की कैपिटल हमारी गलत मैच है। डोमिनिका की कैपिटल क्या है? रूसो है, ROSEAU। ठीक है, रूसो है हमारी डोमिनिका की कैपिटल। नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो बी होगा करेक्ट आंसर। ये छोटी मोटी कंट्रीज जो भी न्यूज़ में रहती है ना, उन्हें ध्यान में रख लो। कोई स्टेट विजिट हो रही है, भारत आ रहा है कोई, है ना, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं विजिट कर रहे हैं, कोई देश सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहा है किसी भी देशवासी को भारत के, है ना, तो वो कंट्री न्यूज़ में आ जाती है। छोटी मोटी कंट्री है, आइलैंड नेशंस वगैरह, तो इनके आप कैपिटल वगैरह और इनके प्रेसिडेंट लीडर का नाम ये आप याद कर लेना, ठीक है। Which of the following island is known as the land of promise? The land of promise के नाम से कौन सा आइलैंड जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मिंडानाओ। मिंडानाओ आइलैंड्स हमारे कहाँ पे पड़ते हैं? फिलीपींस में पड़ते हैं, फिलीपींस में। और इन्हें हम क्या कहते हैं? द लैंड ऑफ द प्रॉमिस भी कहते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, लैंड ऑफ लेक्स किसे कहते हैं? ठीक है, कौन सा आइलैंड हमारा, मतलब कौन सा देश हमारा लैंड ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है? तो वो फिनलैंड होगा। कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिनलैंड इज द लैंड ऑफ लेक्स, कई सारे लेक्स मिलते हैं यहाँ पे। और ये भी ध्यान में रखना, ये भी रिपीट हो सकता है। लैंड ऑफ प्रॉमिस क्या है? मिंडानो, कहाँ पे पड़ता है? फिलीपींस में। और लैंड ऑफ प्रॉमिस क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज यहाँ पे कई सारे नेचुरल रिसोर्स का भंडार है, ठीक है, रिच नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं यहाँ पे।
Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. इधर ये सारे एक्ट दिए गए हैं, आपको उनके मतलब ये एक्ट फॉर्म कब हुआ था उसके हिसाब से आपको मैच करना है ईयर के अकॉर्डिंग. Forest Conservation Act, the Environmental Protection Act, the Air Prevention and Control of Pollution Act, the Water Pollution Control Act. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारा कब पास हुआ था? 1980 में पास हुआ. द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में. द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 में. तो ये सारे सही मैच हुए हैं. करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4. अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कब पास हुआ था, कौन से साल में? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. और ये सारे एक्ट्स आप अच्छे से याद कर लो, उनका ईयर वगैरह, और कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है. Under which article of the Indian Constitution the Parliament can make laws on state list subject for giving effect to international agreements? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के जाइएगा, आर्टिकल से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं. और पॉलिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में रह रही है ना, उन चीज़ों को तो और अच्छे से पढ़ के जाना. जैसे कि बताती हूँ आपको, जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हो गए हैं, वो अच्छे से पढ़ लेना. गवर्नर का टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना. अभी जो यूपीएससी का पेपर हुआ है ना रिसेंटली, उसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली केवल गवर्नर से ही मिले हैं. प्रेसिडेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. और ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, पढ़ लेना. बाकी बेसिक तो आपको पढ़ना ही होता है, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी ड्यूटीज़, ये सब तो पढ़ के ही जाना है. Which one of the following book by former RBI Governor Bimal Jalan was published in July 2021? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी द इंडिया स्टोरी. बुक्स एंड ऑथर आपका इससे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं. जितने भी प्रोमिनेंट फिगर्स उनकी अगर बुक्स वगैरह आ रही हैं तो उनका नाम आप ध्यान में रखिए. द तमारिया ट्राइब्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तमारिया ट्राइब्स हमारी कहाँ पे मिलती है? झारखंड में मिलती है तमारिया ट्राइब्स. लिस्ट बना लो जितनी भी ट्राइब्स मिलती है हमारे भारत में, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि टोटल 75 है ना, 75 पीवीटीजीज हैं. इन सब का ग्रुप मतलब लिस्ट वगैरह बना करके पढ़ लो एक बार, ठीक है. 2-3 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा और इससे क्वेश्चन आते ही हैं, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आते हैं. What was the name of the poet who wrote the popular poem Firangia in Bhojpuri against British colonialism? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो बहुत ही पॉपुलर ये पोएम है फिरंगिया. इसमें लिखी गई है, भोजपुरी डायलेक्ट में लिखी गई है. किसके द्वारा? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी के द्वारा. ठीक है, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी के द्वारा फिरंगिया. कब लिखी गई थी? बेसिकली 1921 में लिखी थी इन्होंने ये पोएम, ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे यही पूछ लिया जाए कि फिरंगिया जो पोएम है वो किस लिए लिखी गई है. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इस पोएम को लिखा गया था. और क्या मतलब इस पोएम में है क्या? बेसिकली ये क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिश रूल और ऑपरेशन को हमारे भारत में. मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी. Djibouti Code of Conduct is related to Conservation of Congo Basin, International Maritime Grouping Against Piracy, Charter of Ethics, Principles for Conducting Nuclear Test. तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट हमारा किससे रिलेटेड है? बी होगा करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट पायरेसी. ओके, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट. Niger crops is a oil seed crops. What is the content of oil in its seeds? तो नाइजर क्रॉप में कितना ऑयल कंटेंट होता है? 37 से 47% का ऑयल कंटेंट होता है नाइजर सीड्स में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थ्री? ऑड वन आउट आपको चूज करना है. कंपस, नीडल, मैग्नेट और डायरेक्शन. तो ऑड वन आउट ऑब्वियसली हमें डायरेक्शन लग रहा है ना, डायरेक्शन होगा ऑड वन आउट. Choose the odd one out from the following: JR6, RV3, EK5, DG2. रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका. डी और जी के बीच में कितना गैप आ रहा है? DEF, 2 छोड़ करके फिर जी आ रहा है तो DG2 हो गया. ई और के बीच में 5 का डिफरेंस है, आर और वी के बीच में 3 का डिफरेंस है, लेकिन जे और आर के बीच में 7 डिफरेंस है. तो ये क्या होना चाहिए था? JR7 होना चाहिए था. तो ऑड वन क्या हो गया हमारा? ए हो गया. Indonesia does not share its land boundary with which one of the following countries?
तो इंडोनेशिया किसके साथ में अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रुनेई। केवल 3 राज्यों के साथ में, 3 कंट्रीज़ के साथ में इंडोनेशिया अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तिमोर लेस्टे, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनिया। ठीक, ब्रुनेई इसमें इंक्लूडेड नहीं है। As per the 2011 census, the correct ascending order of the following states in terms of scheduled tribes population. सेंसस अब मैंने पहले बताया, आपका सेंसस का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन आपके आते हैं आरओ के एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो हमें क्या बताना है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है, छोटे से बड़े में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब एंड में आएगी। तो बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम। ठीक, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फ्रूट दिया गया और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, इससे आपको मैच करना है। मैंगो, लीची, कोकोनट और एप्पल। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंगो हमारे सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? मैंगो हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहता है। ए का 4 हो गया, 2 ऑप्शन हैं। लीची हमारा सबसे ज़्यादा बिहार में प्रोड्यूस होता है। बी का 3 हो गया, ए का 4 और बी का 3 अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। कोकोनट हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? केरला में मिलता है, तो सी का 2 हो गया। अच्छा ठीक है, कोकोनट अगर आपको पता होता ना कोकोनट केरला में सबसे ज़्यादा मिलते हैं तो आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एप्पल सबसे ज़्यादा जम्मू और कश्मीर में, डी का 1 हो गया। ईजी क्वेश्चन है, एप्पल का भी सबको पता ही होता है जम्मू और कश्मीर में। ओके, तो सॉल्व हो गया। अभी रिसेंटली हमारे लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से? बनारस से। ठीक है, वाराणसी से जीआई टैग मिला है लंगड़ा आम को, जीआई टैग। और दशहरी मैंगो को भी जीआई टैग प्राप्त है फ्रॉम द लखनऊ। In which of the following year was the authority of the British established over the fort of Prayagraj, यूपी? किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1792। इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी इज सिचुएटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे सिचुएटेड है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में। In the second half of the 18th century, who was often called the local representative of aura and authority of the Company बहादुर? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो दरोगा को हम कहते थे ऑरा एंड अथॉरिटी ऑफ द कंपनी बहादुर। दरोगा होगा करेक्ट आंसर। Geographical indication tag for black pottery is associated with which of the following place in उत्तर प्रदेश? तो ब्लैक पॉटरी कहाँ का जीआई टैग है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी निज़ामाबाद। ठीक है, निज़ामाबाद ब्लैक पॉटरी का जीआई टैग प्राप्त है। खुर्जा भी फेमस है ब्लैक पॉटरी के लिए, लेकिन जीआई टैग आपका निज़ामाबाद का है। कंसिडर दी फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इन्हें अरेंज करना है। Assassination of Curzon Wiley, execution of Khudiram Bose, starting of Kesari newspaper by the Bal Gangadhar Tilak, starting of Al Hilal newspaper by Abul Kalam Azad। अगर आपको थोड़ा बहुत गेस करना हो तो आप कैसे कर सकते हो कि अल हिलाल न्यूज़पेपर अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा जो लिखा गया था वो थोड़ा रीसेंट डेवलपमेंट है ना? तो रीसेंट डेवलपमेंट है तो आप इसको लास्ट में लगा सकते हो। तो ये और ये तो आप कट कर सकते हो। खुदीराम बोस तो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, तो काफ़ी पहले का हो गया। कर्जन वाइली भी उसी समय का रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है, तो ये दोनों तो आपका पहले आएगा ही नहीं, मतलब अंत में तो आ ही नहीं सकता है। तो ये दो आपने एलिमिनेट किए, दो बचा आपके पास। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या है हमारा? स्टार्टिंग ऑफ द केसरी न्यूज़पेपर बाय द बाल गंगाधर तिलक। केसरी न्यूज़पेपर कब हमारा स्टार्ट हुआ था? 1881 में इसे स्टार्ट किया गया था। 1881 में केसरी न्यूज़पेपर कौन सी लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में था। और इसके साथ ही साथ एक और न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था, मराठा न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर भी पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों याद में रखो। केसरी मराठी लैंग्वेज में था और मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। उसे मराठा और महारत्ता दोनों नाम से भी जानते हैं हम। ओके, एडिटर कौन थे जो न्यूज़पेपर्स के? मतलब पहले एडिटर के तौर पे गोपाल गणेश अगरकर जी, एडिटर का नाम हो गया। ओके, और बाल गंगाधर तिलक को हम और किस नाम से जानते हैं? लोकमान्य जी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पहला इवेंट, ये होगा करेक्ट आंसर। दूसरा क्या होगा हमारा? एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस। इनका एग्जीक्यूशन कब हुआ था? 11 अगस्त 1908 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है।
कई बार पूछी जा चुकी है। 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों जी को एग्जीक्यूट किया गया था ड्यू टू मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस। वो जो जो एक जज था ना, ब्रिटिश जज, क्या नाम था उसका, डुगलस किंग्सफोर्ड, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने बॉम्ब फेंका था, लेकिन पहचान नहीं पाए थे कौन सी गाड़ी में है वो। तो वो तो नहीं मरा था, लेकिन दो ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। तो उसी दौरान ये केस चला था, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, और उसी में ने एग्जीक्यूट किया गया था खुदीराम बोस जी को भी और प्रफुल्ल चाकी जी को भी। डेट इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1908। उसके बाद आता है हमारा असैसिनेशन ऑफ कर्जन वाइली। इनका असैसिनेशन कब हुआ था? 1909 में हुआ था, एक साल के बाद में। इनके एग्जीक्यूशन के एक साल के बाद में असैसिनेशन ऑफ कर्जन वाइली किसके द्वारा किया गया था? मदन लाल ढींगरा जी के द्वारा। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, मदन लाल ढींगरा, 1909 में। और आपका ये न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ था? अल हिलाल 1912 में स्टार्ट हुआ था। इन्होंने इन्होंने इसमें क्रिटिसाइज किया है ब्रिटिश राज को, अबुल कलाम आज़ाद जी ने, 1912 में। तो क्या हो गया हमारा? ए हो गया करेक्ट आंसर। Which of the following union territory of India has the lowest sex ratio as per census 2011? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी यूटी का है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दमन एंड दीव। कितना सेक्स रेशियो है? कितना सेक्स रेशियो है दमन एंड दीव में? करेक्ट आंसर होगा, मतलब करेक्ट आंसर के कितना है? 618 है। और स्टेट में अगर देखा जाए तो सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है? हरियाणा का है स्टेट के मामले में। कितना? 879। और यूपी का सेक्स रेशियो कितना है? 912। यूपी का ध्यान में रखो, 912। ठीक है। Which among the following states was awarded as the best training state for Bandhan Yojana by the government of India in August 2021? उस टाइम का न्यूज़ है, छोड़ देते हैं इसे। Which of the following state of India reported lowest percent of urban population as per 2011 census? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कौन से राज्य में है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इन्हें अरेंज करना है। लॉन्चिंग ऑफ अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इनिशिएशन ऑफ की विलेज स्कीम, सेटिंग अप ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर आपको थोड़ा बहुत गेस करना हो, मतलब ऐसे कोई आइडिया अगर नहीं है तो कैसे कर सकते हो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे पहले लॉन्च हुए थे, उसके बाद में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई थी। 1952 में हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, 1952 में। और पहली बार रिकमेंडेशन किसने किया था? बी आर मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था सबसे पहले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और कब? 1957 में। तो आप क्या कर सकते हो, एक के बाद हमारा दो आएगा, एक के बाद दो किस में आ रहा है? सी में और ए में। तो बी और डी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑब्वियसली। तो हमारा इनिशिएशन ऑफ की विलेज स्कीम कब आई थी? की विलेज स्कीम हमारी कब आई थी? अगस्त 1952 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे 2 अक्टूबर 1952 को अनाउंस हुए थे, और ये जो की विलेज स्कीम है ये अगस्त 1952, बस एक महीने का डिफरेंस है। बहुत ही डिटेल में ये क्वेश्चन कह सकते हो। तो किस लिए आई थी ये की विलेज स्कीम? ताकि हम अपनी कैटल ब्रीडिंग और इम्प्रूव कर सके, कैटल्स में ब्रीडिंग इम्प्रूव कर सके और उनका डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव कर सके। ठीक। लास्ट है हमारा ये डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये और बाद का है, ये 1980s का है लगभग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी होगा, 3124। द प्रैक्टिस ऑफ गूटी इन प्लांट्स इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो गूटी हम क्यों लगाते हैं? फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बी होगा करेक्ट आंसर, वनस्पतिक प्रसारण के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड न्यूज़ में क्यों रहते हैं? बिकॉज आए दिन यहाँ पे वॉल्केनिक eruptions होते ही रहते हैं, और वैसे भी जोग्राफिकली भी इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में कौन सा नेशन नहीं आता है? डी होगा करेक्ट आंसर, तीनियन नहीं आता है।
टीरियन आइलैंड हमारा वेनेजुएला के पास में कहीं पड़ता है। ओके। With reference to the Fort William College, Calcutta, which of the following statements is are correct? Correct district बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज से related. It was founded on 10 June 1800 AD within the Fort William complex in Calcutta. Calcutta. The main purpose of establishing this college was to teach Indian languages to British officer. इतना डिटेल में तो कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन 1800 तो बिल्कुल सही है। मंथ इन्होंने चेंज किया है, 10 जून नहीं होगा ये, जुलाई होगा। आई थिंक 10 जुलाई ही है। एक महीना इन्होंने कम करके दे दिया है, 10 जुलाई होगा यहाँ पे, 10 जुलाई 1800 एडी। तो पहला वाला गलत हो गया और दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट बताना है ना हमें। ओके, करेक्ट बताने हैं तो होगा बी, 2 ओनली। Which of the following iron and steel plant is not located on a river side? रिवर साइड में कौन सा हमारा आयरन और स्टील प्लांट नहीं लोकेटेड है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा, कौन सा लोकेटेड नहीं है? भिलई लोकेटेड नहीं है। बोकारो कौन सी नदी के पास में पड़ता है? दामोदर और बोकारो रिवर दोनों के कन्फ्लुएंस में पड़ता है बोकारो स्टील प्लांट। जमशेदपुर स्टील प्लांट आपका सुवर्ण रेखा और खरकाई रिवर के पास में। भद्रावती स्टील प्लांट आपका भद्रा रिवर के पास में, कर्नाटका में। Which of the following eatables is the best source of all essential amino acids? निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एग। कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन, याद कर लीजिए, नहीं पढ़ा आपने तो। Given below are two statements, one labeled as assertion and the other as reason. Assertion reason का क्वेश्चन बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड नाइटहुड, बिल्कुल सही बात है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया था। रीजन दिया गया है ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो रीजन आपका गलत हो जाता है। नाइटहुड उन्होंने कब अपना रिनाउंस किया था? ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग, ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आर हमारा गलत हो गया, रीजन गलत हो गया, असर्शन इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एनिमल को आपको ब्रीड से मैच करना है। बफेलो, भाड़वारी, काऊ सिंधी, गोट जमुनापरी, शीप थारपारकर। तो बफेलो भारवाही भैंस होती है, बिल्कुल होती है। सिंधी काऊ होती है, जमुनापरी गोट होती है, लेकिन थारपारकर शीप नहीं होती है। थारपारकर काऊ का ही नाम है, काऊ की ही ब्रीड है, सॉरी, काऊ की ब्रीड है थारपारकर। नॉट करेक्ट होगा डी। Which of the following countries, which of the countries is signatory to the Abraham Accord? Abraham Accord की कौन सी countries signatory हैं? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, इसराइल, यूएई और बहराइन के बीच में हमारा ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट? कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, बिल्कुल सही है। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 गीगा बाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स, तो ये गलत है। किलो बाइट से बड़ा होता है हमारा मेगा बाइट, एमबी होता है ना। तो गीगा 1 गीगा बाइट में कितना होगा? 1024 एमबी होगा, किलो बाइट नहीं होगा। तो नॉट करेक्ट बताना था, तो सी होगा हमारा नॉट करेक्टली मैच्ड। ट्रेडिशनल फोक ड्रामा बांड भांड पाथेर इज रिलेटेड टू विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? भांड पाथर पाथेर कौन से राज्य यूटी का है? करेक्ट आंसर होगा ए, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का है भांड पाथेर। In which of the following state the area under tube-well irrigation is the highest? Tube-well irrigation में कौन नंबर 1 पे रहता है? उत्तर प्रदेश रहता है ऑब्वियसली नंबर 1 पे। लगभग 70% से भी ज़्यादा इरिगेशन का काम ट्यूबवेल से होता है यूपी में। और नंबर 2 पे आता है हमारा कनाल्स, कनाल से लगभग 15%, और वेल्स से कुएं से लगभग 8.6% यूपी में इरिगेशन। Which of the following Indian president also served as a speaker of लोक सभा? कौन से प्रेसिडेंट है जो कि लोकसभा के स्पीकर भी थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी जी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द संगम योजना इज टू, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी संगम योजना का? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, टू इंक्रीज वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन। विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना, ये संगम योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है।
धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो धूपगढ़ पीक हमारी कहाँ पड़ती है? सतपुरा नेशनल पार्क में पड़ती है धूपगढ़ पीक। एमपी की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ पीक, सतपुरा रेंजेस में मिलती है। यूपी की हाईएस्ट पीक क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे? चलो मैं ही बता देती हूँ। यूपी की हाईएस्ट पीक है आमसोट पीक। आमसोट पीक है यूपी की हाईएस्ट पीक। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। आमसोट पीक कहाँ पड़ती है? इसका आंसर आप बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्रेंट इंडेक्स? ब्रेंट इंडेक्स किससे रिलेटेड है? करेक्ट आंसर होगा ए, क्रूड ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड है हमारा ब्रेंट इंडेक्स। Italy launched its first food mega park in India in June 2021 at which of the following place? Current क्या है छोड़ते हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश फर्स्ट केबल सर्विस हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ईस्ट उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सर्विस कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर में स्टार्ट की गई थी उस टाइम पे पहली केबल कार सर्विस। Which of the following nutrient is most important for enhancing oil content in mustard crop? Mustard crop में oil content बढ़ाने के लिए most useful nutrient कौन सा है? सल्फर होगा। इसको अच्छे से याद कर लो, रिपीटेड क्वेश्चन, सल्फर। Da Vinci Plus and Veritas, two new mission announced by NASA, are related to, तो किससे रिलेटेड है? Da Vinci और Veritas विजन वीनस का ये मिशन है बेसिकली। ठीक है, वीनस का शुक्र ग्रह पे जाने वाले मिशन से डेविंसी और वेरिटास। जीनी जीनी बीनी चदरिया अ फेमस नॉवल ऑफ हिज टाइम। उस टाइम पे फेमस नॉवल है ये जीनी जीनी बीनी चदरिया। किसकी नॉवल है? अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की। इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन? तो तीन प्रकार के जस्टिस हमें मिलते हैं, प्रियम्बल में मेंशन है तीन प्रकार के जस्टिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पूरा प्रियम्बल अच्छे से पढ़ के जाना, प्रियम्बल से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। Which of the following sultan appointed a special army to protect the boundaries of the empire? तो एम्पायर की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल आर्मी किसने अपॉइंट की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है। इनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सब अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है, देख के ही जाना एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बताना है। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वेब। डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। और एएलयू का एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो हमें पता है सी हमारा गलत है, कंट्रोल नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। In which of the following countries 99% of its total energy production requirement is obtained by hydropower? Important question है, रिपीट भी हो सकता है ये। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। During the reign of which of the following Sultan of Delhi, Hindu gods and goddesses were worshipped in royal places? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? बताइए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। 2 महीने के लिए दिल्ली सल्तनत के ये राजा बने थे 1320 में। लास्ट खिलजी रूरल को मार के, लास्ट खिलजी रूरल कौन थे? मुबारक शाह थे। मुबारक शाह को मार करके ये राजा बने थे नसीरुद्दीन खुसरो शाह 2 महीने के लिए। और इनके टाइम पे हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस की पूजा की जाती थी रॉयल पैलेसेस में। और फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह इनको ही मार करके गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इनसे रिलेटेड एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि पहले कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम कौन थे जो कि हेड बने थे दिल्ली सल्तनत के? मतलब कन्वर्ट होकर के कौन बना था? मतलब पहले ये हिंदू थे, ऑब्वियसली कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने थे, उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत को इन्होंने हेड किया था। तो इस प्रकार से भी पूछा जाता है। नसीरुद्दीन खुसरो शाह। With reference to crop rotation, which of the following statement is are correct? Deep-rooted crops should be followed by the same type of crop. A legume must be followed by a non-legume. बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, लेग्यूम क्रॉप के बाद में आपको नॉन लेग्यूम क्रॉप लगानी चाहिए। पहला बिल्कुल गलत हो जाता है, डीप रूटेड क्रॉप्स शुड नॉट बी फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ क्रॉप। तो करेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टू ओनली।
Consider the following events and arrange them in chronological order. Establishment of Gadar Party by Lala Hardayal. Establishment of Servants of India Society by Gopal Krishna Gokhale. Publication of Hickey's Bengal Gazette. Establishment of Bengal Asiatic Society by Sir William Jones. तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा ये पब्लिकेशन ऑफ हिकीज बंगाल गजट, भारत का पहला न्यूज़पेपर, कब पब्लिश हुआ था? 1780 में। सबसे पहले यही इवेंट है, तो आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। ए और सी आपका एलिमिनेट हो गया, दो बचे हैं बी और डी। देन उसके बाद में आता है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बाय सर विलियम जोन्स। ये भी कई बार पूछा गया है, कब फॉर्म हुई थी? ये 1784 में हुई थी। नाम भी इंपॉर्टेंट इनका, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। 3 के बाद 4 आएगा आपका, या 3 के बाद 4। देन उसके बाद में आएगा आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब फॉर्म हुई थी? 1905 में फॉर्म हुई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। और लास्ट में आता है आपका ये गदर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा? लाला हरदयाल जी के द्वारा 1914 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इनके? सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, 3, 4, 2 एंड 1। ओके। A farmer which has land holding between 1 to 2 hectare is known as। तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में अगर किसी फार्मर के पास में ज़मीन है तो वो कौन से फार्मर में आएगा? मार्जिनल, बिग, मीडियम और स्मॉल। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 का है, अभी इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ, अभी भी यही चल रहा है। एग्री सेंसस मतलब नया सेंसस अभी नहीं आया है, एग्री सेंसस 2015-16। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी किसान के पास में 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो वो मार्जिनल फार्मर में आता है। 1 हेक्टेयर से कम तो मार्जिनल, 1 से 2 के बीच में तो स्मॉल, ठीक है, 1 से 2 के बीच में तो आप क्या हो गए? स्मॉल फार्मर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी हो गया करेक्ट आंसर। 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में तो आप सेमी मीडियम में आएंगे, सेमी मीडियम फार्मर में। और 4 से 10 है तो मीडियम फार्मर, 4 से 10 हेक्टेयर ज़मीन तो मीडियम फार्मर। और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तब आप बिग फार्मर्स में आओगे, ठीक है। अबव 10 हेक्टेयर और अबव देन दैट तो हम इनको कैटेगराइज करते हैं बड़े फार्मर्स में, बिग फार्मर्स। यूपी में अगर एवरेज देखा जाए तो यूपी में एवरेज क्या निकल के आते हैं? सारे किसानों के पास लगभग 0.73, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है ज़्यादातर फार्मर्स के पास यूपी में। तो सब क्या हो गए? यूपी में एवरेज देखा जाए तो मार्जिनल फार्मर्स सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। ये सब डेटा किस में लिखा गया है? एग्री सेंसस 2015-16 में। और इसी सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन कौन से स्टेट के फार्मर्स के पास में है? तो नागालैंड के फार्मर्स के पास। तो उनका एवरेज कितना आता है? 5 हेक्टेयर आता है। इसको अरेंज करने का भी दे दिया जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, नोट कर लो। नंबर 1 पे रहता है नागालैंड लैंड होल्डिंग के मामले में। नागालैंड नंबर 1, लगभग 5 हेक्टेयर एवरेज देखा जाए तो। नंबर 2 पे आते हैं पंजाब के किसान, 3 पॉइंट समथिंग। और नंबर 3 पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश के किसान, 1, 2, 3 रैंक इन टर्म्स ऑफ लैंड होल्डिंग। और यूपी में ज़्यादातर मार्जिनल फार्मर्स हैं। In secret code message, hotel is coded as 300. What will be the code for both in the same code? रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया आपका। पहले तो होटल का प्लेस निकाल लो। एच से क्या होता है? एच कौन सी प्लेस में आएगा? 8 नंबर पे, ओ 15 पे, टी 20, ई 5 पे, एल 12 पे। इन सबको प्लस कर देना, प्लस करके वर्ड्स कितने हैं? 5 वर्ड्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से इसको इंटू कर देना, तो क्या बनेगा? ये 300 बन जाएगा। और इसी तरीके से बोर का क्या होगा? मैं करेक्ट आंसर बता दे रही हूँ, आप सॉल्व कर लेना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 160। हु पब्लिशेस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट? कौन निकालता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जर्मन वॉच। जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। और इस बार का रैंक देख लेना, भारत की रैंक कितनी है। Which of the following statement is not correct? Human ear becomes most sensitive at 1000 Hz. Human eye becomes most sensitive for red color. Persistence of hearing is 1 by 10 second. Persistence of vision is 1 by 16 second.
तो नॉट करेक्ट बताना है, करेक्ट आंसर होगा मतलब नॉट करेक्ट होगा हमारा ह्यूमन आई बिकम्स मोर सेंसिटिव फॉर रेड कलर, ये गलत स्टेटमेंट है। As per the census 2011 of India, which one of the following city of Uttar Pradesh is not a million city? Million city कौन सा नहीं है इनमें से बताना है हमें। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में टोटल 7 मिलियन सिटी है, 7 मिलियन सिटीज़, और इसको अरेंज करने को भी दे दिया जाता है। सबसे ज़्यादा मिलियन सिटी मतलब पॉपुलेशन कहाँ पे है, कौन सी सिटी में? कानपुर में, देन लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, इसी टर्म में है ये, इसको आप नोट कर लो। कानपुर, उसके बाद आता है लखनऊ, उसके बाद गाज़ियाबाद, फिर आगरा, फिर मेरठ, वाराणसी, फिर प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे कम मिलियन पॉपुलेशन है, तो इसमें क्या हो गया, मुरादाबाद नहीं आया ना, डी होगा करेक्ट आंसर। टोटल 7 मिलियन सिटीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हिस्टोरिकल मेलास और प्लेस रीजन, इसे मैच करना है। जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला वेस्टर्न रीजन, बलदेव छठ मेला पूर्वांचल, शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर। बताइए। जल विहार मेला बुंदेलखंड में होता है, बिल्कुल सही। बटेश्वर मेला वेस्टर्न रीजन आगरा वगैरह में होता है, बिल्कुल सही। बलदेव छठ मेला आपका अलीगढ़ वगैरह साइड होता है, आई थिंक सी होगा करेक्ट आंसर। शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर, नॉट करेक्टली मैच बताना था, सी होगा। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, तो लार्जेस्ट सोर्स क्या है हमारे नेशनल इनकम का? ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर, सबसे ज़्यादा इनकम हमारी सर्विस सेक्टर से आती है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन काम किस में करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। शबरी संकल्प अभियान इज एसोसिएटेड विद, शबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, काउंट कर लेना आप कितने स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स आ रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा डी होगा, 3 स्क्वायर है और 8 ट्राइंगल है। एक तो ये दो, तो ये बड़े बड़े स्क्वायर दिख रहे हैं, एक स्क्वायर ये हो गया, 3 स्क्वायर्स हो गए, दो तो एलिमिनेट ही हो गए तुरंत ही, और बाकी ट्राइंगल्स आप काउंट कर लेना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति के 4 अध्याय? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी बुक है ये? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये किताब है, संस्कृति के 4 अध्याय। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सॉइल और आपको स्टेट से इन्हें मैच करना है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो एल्यूवियल सॉइल हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है? उत्तर प्रदेश में मिलती है, ए का 2 होगा, सॉल्व हो गया आंसर ही आपका, ए का 2 हो गया। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में, डेक्कन प्लेटू के पास में, तो बी का 3। रेड सॉइल कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है? आंध्र प्रदेश साइड में मिलती है। और डेजर्ट सॉइल, सैंडी सॉइल यानी कि कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। इजी क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इससे 1 वर्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, मैच करने को भी दे दिया जा सकता है, और ऐसे 3-4 लाइन का आपका पूरा पैराग्राफ से भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ से पूरा टॉपिक ही हम कवर कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑलमोस्ट द एंटायर एरिया ऑफ प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड प्लेस्ड अंडर द आगरा प्रेसिडेंसी? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवध को छोड़ करके पूरा रीजन किस में आता था? बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, और नाम क्या था? वेस्टर्न प्रोविंस। पेन कॉपी लेकर के नोट कर लो, पूरा एरिया बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, और नाम था इसका सबसे पहले वेस्टर्न प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस। फिर 1836 में इसका नाम रखा गया। अच्छा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। 1833 होगा। 1833 में ही बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके हमने उत्तर प्रदेश को आगरा प्रेसिडेंसी में इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, 1833 में। पहले वेस्टर्न प्रोविंस हुआ करता था, 1833 में से बंगाल प्रेसिडेंसी से हमने काटा इसे और अगर आगरा प्रेसिडेंसी में जोड़ा। फिर 1836 में 1836 में इसका क्या नाम पड़ गया? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। ठीक, हेडक्वार्टर्स कहाँ आ गए? आगरा में इसके हेडक्वार्टर्स आ गए। उसके बाद 1877 में इसका फिर से नाम चेंज किया गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। उसके बाद 1902 में इसका नाम रखा गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध।
उसके बाद 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस, फिर 1950 में 24 जनवरी को उसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। ठीक। और फिर इसीलिए मतलब 1950 को उसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा ना 24 जनवरी को, तो इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को कौन से डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? 2018 से। रिकमेंड किसने किया था? राम नाईक जी ने, जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे हमारे उत्तर प्रदेश के, राम नाईक जी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि हम 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एज अ उत्तर प्रदेश डे। ये क्रोनोलॉजी भी आपको समझ में आ ही गई होगी। और एक चीज़ और नोट कर लो कि इसी बीच में जो हेडक्वार्टर्स थे ना, आगरा से उठा करके इलाहाबाद भी लाए गए थे। कब लाए गए थे? 1858 में। आगरा से हटा करके कैपिटल इलाहाबाद शिफ्ट हो गई थी। और फिर कब तक थी ये इलाहाबाद कैपिटल हमारी? 1921 तक लगभग इलाहाबाद ही कैपिटल थी। 1921 से फिर हमने राजधानी लखनऊ शिफ्ट करते करते मतलब करना स्टार्ट कर दिया था। 1935 तक पूरी राजधानी हमारी लखनऊ शिफ्ट हो गई थी। और 1858 से लेकर के 1921 तक इलाहाबाद रहता था यूपी की कैपिटल। ठीक। ओके, सो फाइनली सेशन हमारा ख़त्म हुआ। टोटल 140 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी एफर्ट लगे इसको बनाने में। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।